दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास एक विकिपीडिया लेख है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक संक्षिप्त लेकिन बेहद तनावपूर्ण सैन्य संघर्ष का काल्पनिक ब्यौरा देता है। और दूसरी तरफ नैस्कॉम की एक विस्तृत रिपोर्ट है जो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की अभूतपूर्व सफलता की कहानी कहती है। ये वाकई एक अनोखा मेल है। ये 2025 के भारत के दो चेहरे दिखाता है। एक चेहरा पारंपरिक भू राजनीतिक चुनौतियों और सीमाओं पर तनाव से जूझ रहा है, और दूसरा चेहरा एक ऐसी तकनीकी क्रांति की अगुवाई कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद इसी विरोधाभास को समझना है। हम देखेंगे कि ये संघर्ष कैसे भड़का, इसमें तकनीक की क्या भूमिका थी, और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस देश में ये सब हो रहा है वही देश डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य कैसे लिख रहा है। सही बात है। एक ही समय में युद्ध और निर्माण की दो कहानियां। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस सैन्य टकराव से जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। तो इस संघर्ष की चिंगारी कहां से बढ़ गई? ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया? स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले से हुई जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। अच्छा, तो ये एक बड़ा ट्रिगर था। हाँ, बिल्कुल। इसके जवाब में भारत ने लगभग 2 हफ्तों बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये सीधे तौर पर एक जवाबी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर, ये था क्या? क्या ये 2019 की बालाकोट स्ट्राइक जैसा कुछ था? उससे एक कदम आगे कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित आतंकवादी समूहों, खासकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, जी, उन्हीं के ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमले थे। लेकिन यहीं पर कहानी में 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। मतलब भारत का आधिकारिक पक्ष ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचाया। जाहिर है पाकिस्तान की कहानी कुछ और होगी। बिल्कुल। पाकिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और दावा किया कि भारतीय मिसाइलों ने मस्जिदों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिससे आम नागरिकों की जानें गईं। और उन्होंने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। हाँ, और 7 मई को ही जवाबी कार्रवाई में जम्मू के पुंछ में मोर्टार दागे, जिससे भारतीय नागरिक हताहत हुए। यहाँ से मामला बहुत तेजी से गर्मा गया। और फिर 8 मई को चीजें और भी गंभीर हो गईं। ये वो दिन था जब संघर्ष का पैमाना पूरी तरह से बदल गया है ना? हाँ, 8 मई एक निर्णायक दिन था। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमृतसर सहित कई भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। और यहीं पे S-400 का इस्तेमाल हुआ। जी, और यहीं पर पहली बार भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का युद्ध में इस्तेमाल हुआ, जिसने इन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इन हमलों से पूरी तरह इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने इसे भारत का फॉल्स फ्लैग हमला बताया। फॉल्स फ्लैग? इसका क्या मतलब है? थोड़ा समझाएंगी? फॉल्स फ्लैग हमला एक ऐसी सैन्य रणनीति है जिसमें कोई देश खुद पर या अपने क्षेत्र में एक हमला करवाता है और उसका इल्जाम अपने दुश्मन पर डाल देता है। अच्छा। इसका मकसद होता है दुश्मन को बदनाम करना और युद्ध के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। तो पाकिस्तान का आरोप था कि भारत ने ये ड्रामा खुद रचा है। तो एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ एक सूचना युद्ध भी चल रहा है, जहां सच क्या है ये जानना ही मुश्किल है। बिल्कुल। स्रोत इसे पहली ड्रोन लड़ाई भी कहता है। इसका मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल अभूतपूर्व स्तर पर हुआ होगा। बहुत ज्यादा। ये पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा था। दोनों तरफ से अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। जैसे भारत ने इजरायली IAI हरूप सुसाइड ड्रोन्स और पोलिश वॉरमेट 5.0 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। वहीं पाकिस्तान ने तुर्की के वो बायरक्टार TB2 और सोंगा ड्रोन्स के साथ साथ चीन में बने J-10 लड़ाकू विमानों का भी जिक्र है। हाँ, चेंगदू J-10 लड़ाकू विमानों से PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से 2 अलग-अलग देशों की टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई थी। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया था, एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराने का। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इस संघर्ष के सबसे विवादित दावों में से एक था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराया है। अगर ये दावा सच था तो ये पहली बार होता कि किसी राफेल को युद्ध में मार गिराया गया हो।
तो ये सिर्फ एक विमान के गिरने की बात नहीं है, ये असल में वैश्विक हथियार बाजार और सैन्य गठबंधनों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। बिल्कुल, यह सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं था, यह फ्रांसीसी तकनीक पर चीनी तकनीक की बढ़त का एक सांकेतिक दावा था। इसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। तो क्या पश्चिमी विश्लेषकों ने इस दावे को माना? ज्यादातर ने इस पर संदेह जताया, लेकिन इसने चीनी सैन्य उपकरणों की क्षमता को लेकर एक गंभीर चर्चा जरूर शुरू कर दी। और ये टकराव 10 मई को अपने चरम पर पहुंच गया। तब क्या हुआ? 10 मई को दोनों देशों ने एक दूसरे के एयरबेस पर हमले किए। भारत ने पंजाब में अपने एयरबेस पर हुए हमले के जवाब में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस सहित कई ठिकानों पर हमला किया। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया। हाँ, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, और उन्होंने भारत के 26 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिसमें 15 एयरबेस और S-400 सिस्टम शामिल थे। 26 ठिकाने, ये तो बहुत बड़ा दावा है। भारत ने इसे स्वीकार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर दावों को खारिज कर दिया और केवल अपने 4 एयरबेस पर सीमित नुकसान की बात मानी। और यहीं पर सूचना युद्ध अपने चरम पर था। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बटा था। फ्रेंच अखबार ले मोंड ने भारतीय वायुसेना की कमजोरियों की ओर इशारा किया, तो अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने इसे चीनी उपकरणों के प्रदर्शन के लिहाज से पाकिस्तान की एक स्पष्ट जीत बताया। लेकिन एक ब्रिटिश पत्रिका ने इसे भारत की रणनीतिक सफलता कहा था, है ना? हाँ, एयर फोर्सेस मंथली ने विमानों के नुकसान के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को भारत के लिए एक रणनीतिक सफलता कहा। तो इसका मतलब यह है कि जमीन पर क्या हुआ ये लगभग अप्रासंगिक हो गया था। हाँ। असली लड़ाई तो ये थी कि कौन अपनी कहानी को बेहतर तरीके से बेच पाता है। सही बात है। कोई स्पष्ट विजेता था ही नहीं। बिल्कुल, शायद यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है। जीत या हार उतनी साफ नहीं होती, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी गलत सूचनाओं का फैलाव। हाँ, स्रोत बताता है कि भारतीय मीडिया में इस्लामाबाद पर कब्जा करने, पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जैसी कई झूठी खबरें चली। ये दिखाता है कि ऐसे माहौल में सच सबसे पहले शिकार होता है। बिल्कुल। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल विनाश, भ्रम फैलाने और सूचना युद्ध के लिए हो रहा है। ये सिक्के का एक बेहद स्याह पहलू है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अब चलिए 2025 के भारत की बिल्कुल अलग तस्वीर देखते हैं, जहां नैस्कॉम की रिपोर्ट बताती है कि यही तकनीक करोड़ों लोगों को जोड़ने और सशक्त बनाने का काम कैसे कर रही है। हाँ, और ये बदलाव उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण है जितना कि वो संघर्ष विनाशकारी था। नैस्कॉम की रिपोर्ट भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या DPI की कहानी कहती है। DPI को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे 3 परतों वाले एक केक की तरह सोचिए। एक केक? ये दिलचस्प है, बताइए। इस केक की पहली और सबसे निचली परत है पहचान, यानी आइडेंटिटी। ये है आधार, जिसने 1.3 अरब से ज्यादा भारतीयों को एक डिजिटल पहचान दी। ठीक है। दूसरी परत है भुगतान, यानी पेमेंट्स, मतलब UPI। इसने पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल दिया। और सबसे ऊपरी परत है डेटा, जिसे डीपा कहते हैं। डीपा, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। जी ठीक है। आधार और UPI के बारे में तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन ये तीसरी परत डीपा, ये क्या है सरल शब्दों में? डीपा को आप अपने निजी डेटा का एक डिजिटल लॉकर और उसकी चाबी समझिए। अच्छा। मान लीजिए आपको किसी बैंक से लोन चाहिए। अभी आपको उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, सब कुछ फिजिकली देना पड़ता है। डीपा के जरिए आप बैंक को सिर्फ उतने ही डेटा को एक निश्चित समय के लिए देखने की डिजिटल चाबी या सहमति देते हैं जितनी जरूरत है। और काम पूरा होते उनकी पहुंच खत्म हो जाती है। बिल्कुल, यानी आपका डेटा आपके कंट्रोल में रहता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये तो वाकई क्रांतिकारी है। लेकिन इस पूरे DPI मॉडल की सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स और इंटरऑपरेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये किसी एक कंपनी जैसे गूगल या अमेज़न की जागीर नहीं है। ये एक डिजिटल पब्लिक पार्क की तरह है, जहां सरकार ने जमीन और झूले लगा दिए हैं और अब कोई भी स्टार्टअप या कंपनी आकर अपना स्टॉल लगा सकती है या नया खेल बना सकती है। बिल्कुल। UPI इसीलिए सफल हुआ क्योंकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा। और जो आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए गए हैं वो अविश्वसनीय है। एक मिनट, मैं ये आंकड़ा सही पढ़ रहा हूँ? UPI में 5 साल में 326 गुना। जी, 326 गुना। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक विस्फोट है।
क्या दुनिया में किसी और पेमेंट सिस्टम ने ऐसी ग्रोथ देखी है? नहीं, कहीं नहीं। ये अद्वितीय है और सिर्फ यूपीआई ही नहीं, आधार देश की 97% आबादी तक पहुंच चुका है। फास्टैग ने हाईवे पर टोल कलेक्शन को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे अरबों रुपए के ईंधन और समय की बचत हुई है। हाँ, ये एक शांत क्रांति है जो हर स्तर पर हो रही है। रिपोर्ट में जीडीपी पर इसके असर की भी बात की गई है। 0.9% का योगदान। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। ये करीब 31.8 बिलियन डॉलर है और ये तो सिर्फ 2022 का आंकड़ा है, और वो भी सिर्फ 3 मुख्य डीपीआई से। आधार, यूपीआई और फास्टैग। जी, लेकिन इसका असर सिर्फ पैसों में नहीं मापा जा सकता। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में हर भारतीय नागरिक ने इन सेवाओं की वजह से औसतन 2 कार्य दिवस बचाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वित्तीय समावेशन बढ़ा, यानी करोड़ों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी लीकेज के सीधे उन तक पहुंचा। ये तो वो है जो हो चुका है, लेकिन भविष्य को लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है? बैंकिंग तो एक चीज है, लेकिन क्या इस सफलता को स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे ज्यादा जटिल क्षेत्रों में दोहराना उतना ही आसान होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि स्वास्थ्य का डेटा कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। बिल्कुल, और रिपोर्ट इसी भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। अब यही मॉडल उभरते हुए डीपीआईज के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। जैसे स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाँ, एबीडीएम, जो सभी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ेगा। इससे किसी भी डॉक्टर के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री समझना और बेहतर इलाज करना आसान हो जाएगा। और हाँ, इसमें डेटा प्राइवेसी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन डीईपीए जैसा फ्रेमवर्क इसी के लिए बनाया गया है। और ई-कॉमर्स में ONDC, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये ई-कॉमर्स की दुनिया में वही क्रांति लाने की कोशिश है जो यूपीआई ने पेमेंट के दुनिया में की। ये एक ओपन नेटवर्क है जो छोटे दुकानदारों को भी बड़ी कंपनियों के बराबर का मैदान देगा। मतलब अपने गांव से किसी भी ऐप के जरिए अपना सामान बेच सकता है और ग्राहक किसी दूसरे ऐप से उसे खरीद सकता है, बिना किसी एक बड़ी कंपनी के मोहताज हुए। ये डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण है। सही कहा आपने। ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह सकता। क्या दूसरे देश भी इस मॉडल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं? हाँ, और यही बात यहाँ सबसे आकर्षक है। रिपोर्ट के अनुसार 30 से ज्यादा देश भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं या अपना चुके हैं। अच्छा। जी, फिलीपींस और मोरक्को ने आधार जैसा सिस्टम लागू किया है। कई देश यूपीआई जैसी पेमेंट प्रणाली बनाने के लिए भारत से मदद ले रहे हैं। तो भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यातक नहीं रहा, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के एक पूरे मॉडल का निर्यातक बन गया है। रिपोर्ट में एक एआई पर आधारित सुपर बॉट की भी कल्पना की गई है। ये क्या है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। कल्पना कीजिए एक ऐसा एआई असिस्टेंट, एक सुपर बॉट, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मतलब एक ही जगह पर सब कुछ। हाँ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आप बस इस बॉट से अपनी भाषा में बात करें, वो आपकी सहमति से डिजी लॉकर से आपके दस्तावेज लेगा, फॉर्म भरेगा और पूरी प्रक्रिया को आपके लिए आसान बना देगा। ये सुपर बॉट का आइडिया सुनने में तो सुविधा के लिहाज से बहुत भविष्यवादी लगता है, लेकिन निजता यानी प्राइवेसी के दृष्टिकोण से ये थोड़ा डरावना भी है। एक ही एआई के पास एक नागरिक की हर जानकारी का एक्सेस होना, क्या रिपोर्ट इसके दुरुपयोग या सुरक्षा जोखिमों के बारे में भी कोई बात करती है? ये एक जायज चिंता है। रिपोर्ट मुख्य रूप से इसकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस तरह के सिस्टम को लागू करने के लिए एक बहुत ही मजबूत डेटा संरक्षण कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। शक्ति और जोखिम हमेशा साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। इस सुपर बॉट का सफल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कितनी जिम्मेदारी से बनाते हैं और नियंत्रित करते हैं। तो जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो 2025 के भारत की एक जटिल तस्वीर उभरती है। एक तरफ एक देश है जो 21वीं सदी